गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। आज हम बात करेंगे मौर्य युग की, एज ऑफ द मौर्यस की बात करेंगे। आपने जो वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना होगा, जो कि चाणक्य के जो वो एक प्रकार से स्टूडेंट शिष्य जो वो थे, ठीक है, तो उनका नाम तो सुना होगा। एक आपने जो वो महाराजा अशोक का नाम सुना होगा, तो ये भी जो वो इसी मौर्य वंश के जो वो एक शासक थे। तो इन सब की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कहाँ से जो वो इसके जो वो स्रोत हमें मिलते हैं, ठीक है, मेन सोर्स जो वो कहाँ से मिलते हैं। मैगस्थनीज की बात करेंगे, कौन था और इसने जो वो क्या क्या लिखा है इनके बारे में। हम देखेंगे इसमें जो वो जैसे उसके महल के बारे में देखेंगे, कैसे उसका महल था, राजधानी कौन थी, सैनिक प्रबंध जो वो कैसे थे, नागरिक प्रबंध कैसे था, और कई सारी बहुमूल्य जानकारी जो वो आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मौर्य वंश यहाँ पे लिखा है कि की स्थापना जो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कहा जाता है कि इसके इसी के साथ जो वो एक नए युग का जो वो प्रवेश हुआ, ठीक है, नए युग का प्रवेश हुआ। तो मौर्य काल को जानने के लिए हमारे पास बहुत से स्रोत हैं, और ये जो वो एक ऐसा वंश था जिसके समय से जो वो हमारे भारत में जो वो एक क्रमानुसार इतिहास जो वो मिलता है, ठीक है, भरपूर जानकारी मिलती है, ठीक है, भरपूर जानकारी जो वो इससे मिलती है। जैसे कि मैगस्थनीज की इंडिका होगी, कौटिल्य का जो वो अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, इनसे जो वो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी जो वो मौर्य वंश के बारे में मिलती है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे, जैसे कि जो कि एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो भी क्वेश्चन जो वो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वो इसकी स्थापना की थी, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कब की थी? 321 ईस्वी पहले, ठीक है, वह एक जो वो सफल तथा कुशल शासक प्रमाणित हुआ, ठीक है। वह कौन, किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, जिन्होंने जो वो इसकी इस वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्य वंश, ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो इनका ये पड़ा नाम मौर्य वंश। तो उसके उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। तो उन्होंने न केवल जो वो मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा, बल्कि इसकी सीमाओं में भी बढ़ोतरी की, ठीक है। और महाराजा अशोक, जो कि मैंने आपको बताया कि जो भी इसी वंश का जो वो एक शासक था, उसकी गणना न केवल भारत अपितु विश्व के जो वो महान शासकों में की जाती है। आपको पता होगा कलिंग का युद्ध जो वो लास्ट ही था, उसके बाद जो वो उन्होंने जो वो पूरा मानव कल्याण के लिए जो वो अपना जीवन तैयार कर दिया। फिर जो वो उन्होंने धम्म की भी स्थापना की, ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को जो वो बौद्ध धर्म का जो वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने बेटे को और बेटी को जो वो जैसे श्रीलंका भेज दिया था। तो कई सारी बातें जो वो इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज जो वो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके जो स्रोत है वो कहाँ से हमें मिलते हैं। थोड़ा सा राजा के बारे में देखेंगे कि जैसे महल कैसा था, राजधानी, ठीक है, तो सैनिक प्रबंध कैसा था, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगले वाले पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे। तो लोकप्रिय धर्म बन गया, ठीक है, इन्हीं से ही जो हमारे अशोक थे, ठीक है, तो इन्हीं से ही जो बौद्ध धर्म है वो विश्व का एक लोकप्रिय धर्म बन गया, ठीक है। वह एक ऐसा शासक था जो प्रजा से अपना को जो वो अपनी संतान की भांति जो वो प्रेम करता था। कौन, किसकी बात हो रही है? ये हो रही है अशोक की बात। तो मौर्य काल में वाणिज्य, व्यापार, कला तथा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो वो अद्वितीय विकास हुआ, एक अलग विकास हुआ। इस कारण जो वो इस वंश का नाम जो वो भारतीय इतिहास में जो वो अमर हो गया। और महान वंश का अनेक कारणों से जो 185 ईस्वी पहले जो वो बहुत से कारण रहे, जिनके कारण जो वो इसका अंत हो गया। तो मौर्य वंश के जो स्रोत हैं, ठीक है, आपको यहाँ से जो वो क्वेश्चन कई बार जो वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे मौर्य वंश का जो वो एक मतलब एक ऐसा वंश था, मैंने आपको बता दिया कि क्रमानुसार इतिहास जो वो हमें मिलते हैं। तो भारत का पहला एक ऐसा वंश जिनका इतिहास जो वो हमें क्रमानुसार मिलता है, मतलब कि बड़ी जानकारी जो वो इसके बारे में मिलती है। तो इसकी जानकारी के वैसे हमारे स्रोत जो वो बहुत कम है, ठीक है, इतिहास की जानकारी के लिए हमारे स्रोत बहुत कम है। ये स्रोत भी अधिकतर धार्मिक है, ठीक है, कैसे हैं? धार्मिक है, जिनमें हमें जो वो अ, जिनमें हमें जो वो अच्छा एक मिनट जिनमें हमें एक वांछित सामग्री जो वो प्राप्त नहीं होती, ठीक है। इनके अतिरिक्त जो वो स्रोतों में जो वो इतिहास का बहुत प्रयोग किए गए, जिसके मतलब कि जिसके कारण जो वो हमें ऐसी घटनाएं जो वो यहाँ पे बताई गई है, जो कि हमें विश्वास नहीं की जा सकती। तो इसकी जानकारी के लिए जो अ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि देशी और विदेशी ऐतिहासिक स्रोत जो वो प्राप्त है, जो उस काल के संबंध में जो वो भरपूर प्रकाश डालते हैं। तो डॉक्टर बी एस स्मिथ ने भी कहा है कि मौर्य वंश के उदय से जो वो इतिहासकार अंधकार से निकलकर प्रकाश में जो वो प्रवेश करते हैं। तो कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए सबसे पहले बात करेंगे मैगस्थनीज की इंडिका की बात करेंगे।
ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका की बात करेंगे तो मेगास्थनीज कौन था, तो इसने जो वो क्या क्या लिखा है इनके बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य वंश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यहाँ से हमें जो वो मिलता है। वैसे तो ये जो वो दुर्भाग्यवश जो वो मूल रूप से हमें नहीं प्राप्त हुई, लेकिन इसके बारे में जो वो हमें बहुत कुछ जो वो मिला। जैसे यहाँ पे लिखा है मेगास्थनीज जो वो एक यूनानी इतिहासकार था। अब आप बोलोगे कि यूनानी इतिहास था तो यहाँ पे क्या कर रहा था, तो इसको जो वो जिसे गांधार की यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने जो वो वहां पे भेजा था, राजदूत बना करके भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो वह मौर्य शासन की राजधानी पाटलिपुत्र, तो याद रखिए मौर्य शासन की राजधानी जो वो कौन थी, पाटलिपुत्र में जो वो ये 5 साल तक रहा। किसकी बात हो रही है, ये हो रही है मेगास्थनीज की बात हो रही है। तो 302 से 298 ईस्वी पहले की बात हो रही है। तो इस समय के दौरान उसने जो भारत के संबंध में जो कुछ भी आंखों देखा, उसने जो वो इस बुक में लिखा। कौन सी बुक है, इंडिका। ठीक है, इंडिका बुक में जो वो इसने लिखा। और यहाँ पे लिखा है कि दुर्भाग्यवश जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वो मूल रूप से नहीं प्राप्त हो पाई हमें, परंतु इस पुस्तक का बहुत से उदाहरण हमें जो वो यूनानी इतिहासकारों, स्ट्रैबो हो गया, एरियन, डायोडोरस इतिहास सॉरी इत्यादि की रचनाओं से हमें मिलते हैं। तो इसने जो वो महल के बारे में, राजधानी के बारे में, सैनिक प्रबंध, नागरिक प्रबंध के बारे में जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो वो यहाँ से प्राप्त होती है। क्या क्या लिखा है इसने, राजा के बारे में जो वो देखिए क्या लिखा। मैगजीन लिखता है कि बहुत ही परिश्रमी राजा था। किसकी बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है। बहुत ही परिश्रमी राजा था, वो अपना समय जो वो कभी भी व्यर्थ नहीं गवाता था, पूरा दिन जो वो दरबार में व्यतीत करता था। और उसने जो वो सरकारी जो भी कार्य होते थे, ठीक है, उनको निपटाने के लिए परामर्शदाता रखे होते थे, जिन्हें वह काउंसलर कहता था। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी परामर्शदाता होते हैं, जो भी परामर्श देते थे, सुजेशन देते थे, जो भी, ठीक है, उनको जो वो क्या कहता था, तो उनको वो काउंसलर कहता था। आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, राजा बड़ा शानो शौकत से जो वो एक भव्य महल में रहता था। इस महल के चारों ओर एक विशाल, ठीक है, एक विशाल जो वो यहाँ पे एक वाटिका थी। और वाटिका कैसी थी, फूल थे, पौधे थे, वृक्ष बहुत सारे लगे हुए थे, अनेक किस्मों के लगे हुए थे। और जहाँ पक्षी जो वो मतलब कि आजादी से जो वो वहाँ पे चहकते थे। और वाटिका के मध्य जो वो एक सरोवर भी था। ठीक है, और सरोवर में जो वो सुंदर मछलियां थी, और उनको पकड़ने का अधिकार जो वो और किसी को नहीं था, बल्कि वो राजकुमार ही यहाँ पे जो वो खेल सकते थे। ठीक है, और राजकुमार जो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो वो कभी भी एक कमरे में नहीं सोता था। देखिए एक कमरे में क्यों नहीं सोता था, ताकि उसको डर रहता था कि एक कमरे में मतलब कि अगर एक ही कमरे में सोएगा तो सबको पता होगा कि इसी कमरे में सोता है, तो उस पर जो वो हमला भी हो सकता है। तो इसलिए वो कमरे जो वो बदलता रहता था, ताकि किसी को पता ही नहीं चले आज जो वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे लिखा है, शयन कक्ष जो वो बदल लेता था। उसके अंगरक्षकों में जो वो अधिकतर स्त्रियां सम्मिलित थी। तो ठीक है, वह केवल 4 अवसरों पर महल को जो वो छोड़कर बाहर जाता था। तो सिर्फ 4 अवसरों पर ही महल को छोड़कर जाता था। एक शिकायतें सुनने के लिए लोगों की, और न्याय करने के लिए, शिकार करने के लिए, और यज्ञ करने के लिए जो वो बाहर जाता था। ठीक है, और युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट इसने जो वो राजधानी के बारे में लिखा है, अबाउट द कैपिटल। तो मैगस्थनीज ने जो वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, याद रखिए मैगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध में जो वो बहुत प्रकाश डाला है। वो लिखता है कि उस समय यह भारत का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, उस समय जो वो भारत का बहुत बड़ा शहर था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर स्थित था। गंगा और सोन नदी के जो वो तट पर स्थित था, मतलब कि जहाँ पे वो मिलती है उसके तट पर जो वो स्थित था पाटलिपुत्र, जो कि किसकी कैपिटल है, ये जो वो मौर्य साम्राज्य की कैपिटल है। ठीक है, तो आगे लिखा है यहाँ पे कि वह लिखता है कि उस समय यह भारत का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी बताइए यहाँ पे 80 स्टेडियम, मतलब कि 15 and 1/4 किलोमीटर। तो 15 और 1/4 और, तो इतना बड़ा, और चौड़ाई जो वो 15 स्टेडिया, मतलब कि यहाँ पे लिखा है 2 and 1/4 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो वो इसकी लंबाई चौड़ाई थी, मतलब काफी बड़ा था। इस शहर के जो वो चारों ओर लकड़ी की दीवार थी। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि कैसी दीवार थी, तो ईंटों की दीवार नहीं थी, लकड़ी की दीवार थी, जिससे जो वो 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। देखिए कितना बड़ा, और लकड़ियों से। इस दीवार के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई थी। तो दीवार के चारों चारों ओर जो वो एक खाई थी, बहुत बड़ी खाई थी चारों ओर, जो सदैव जो वो जल से भरी रहती थी। यहाँ का राजमहल जो वो मध्य एशिया से बने राजमहलों से बहुत सुंदर था। पाटलिपुत्र की व्यवस्था के लिए जो वो 30 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। यह समिति जो वो 6 विभागों में विभाजित थी। इस प्रत्येक विभाग में जो वो 5 सदस्य होते थे।
ये विभाग जो वो कला और कौशल, विदेशी यात्रियों की देखभाल, मृत्यु, जन्म मृत्यु का ब्यौरा और व्यापार की देखभाल और तैयार माल को बेचना और बिक्री कर को एकत्रित करने के कार्य जो वो करते थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सैनिक व्यवस्था के संबंध में, ठीक है, अबाउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो उसने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास वो एक बहुत बड़ी सेना थी, जो लगभग जो वो 7 लाख थी। देखिए 7 लाख कितना बड़ा नंबर होता है, 7 लाख, तो इतनी बड़ी सेना थी उसकी, ठीक है। इसमें जो वो 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी और 8,000 रथ सम्मिलित थे। देखिए इतने बड़े। तो वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखिए कि 6 लाख पैदल, ठीक है, और 30,000 जो वो घुड़सवार और 9,000 जो वो हाथी। अब हाथी नहीं होंगे, हाथियों पर बैठे भी होंगे कोई, ठीक है। तो 8,000 रथ जो वो शामिल थे। अब प्रत्येक रथ में जो वो 3 सैनिक, तो यहाँ पे बताया प्रत्येक रथ में जो वो 3 सैनिक होते थे। एक विशाल सेना की व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की समिति जो वो बनाई गई थी। अब इतनी बड़ी सेना होगी तो एक समिति तो होगी, ठीक है। तो 30 सदस्यों की जो वो एक समिति बनाई गई थी। यह समिति आगे जो वो 6 विभागों में विभाजित थी। तो ये समिति भी आगे जो वो 6 विभागों में विभाजित थी। और प्रत्येक विभाग में जो वो 5 सदस्य होते थे। तो ये विभाग जो वो पैदल सेना, घुड़सवार सेना, जल सेना, हाथी सेना, रथ सेना और यातायात के साधनों और खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते थे। प्रत्येक विभाग अपने अंतर्गत कार्य को स्वतंत्र रूप से करते थे। देखिए कितनी विशाल सेना थी उसकी। और राजधानी के बारे में, कैसी राजधानी थी, कैसे जो वो दीवार थी, लकड़ी की दीवार थी, कैसे जो वो दीवार के चारों ओर जो वो एक खाई थी और खाई जो वो पानी पानी था चारों ओर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो वर्णन किया है। आगे भी जो वो नागरिक व्यवस्था के बारे में है, भारतीय समाज के संबंध में जो है, तो कई सारी बातें जो वो उन्होंने लिखी है। बाकी हम जो वो बाद दूसरे पार्ट में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपने जो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 या 2.0 को, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।